A very good afternoon everyone. I am Soni Jha and I welcome all my students to Purnia Live classes. So students, in today's class we shall discuss the second poem from your poetry section, which is Song of Myself by Walt Whitman. बच्चों, हमने अपने प्रीवियस क्लास में, विच मीन्स कल के क्लास में, आपके इंग्लिश रीडर बुक रेनबो पार्ट 2 के पोइट्री सेक्शन का फर्स्ट पोम डिस्कस किया था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाय जॉन डन। आज की क्लास में हम सेकेंड पोम विच इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटिफुल पोम ऑफ योर्स, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन। Students, Walt Whitman was an American poet. He is also known as people's poet. Now in this poem, he speaks about himself, he expresses his feelings and he speaks about his experiences. Now like any other person, he loved his country, he was from America, he loved America and he promotes, he encourages universal brotherhood. बच्चों, ये जो हमारा पोम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसे वॉल्ट विटमैन ने कंपोज किया है, इसे वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट थे, वो अमेरिका से थे और इन्हें पीपल्स पोएट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पैट्रियट थे, पैट्रियट इन द सेंस कि ये अपने देश अमेरिका से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे और इनका मानना था कि हम सब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब एक ही प्रकार के हैं, वी आर ऑल द सेम। हम सब एक ही प्रकार के एटम से बने हुए हैं, एक ही प्रकार के कणों से बने हुए हैं, इसीलिए हम में से कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। He says that he was not different from others. So let's start this poem, which is Song of Myself by Walt Whitman. Now before reading the poem, students, we'll read about the poet. पहले हम poet के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके एग्जाम्स में पोएट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एज आई यूजुअली से इन ऑल योर क्लासेस। सो अबाउट द पोएट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोएट हियर? तो बच्चों, आपको क्या करना है जब आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो या जब भी आप अपने स्टडीज इंग्लिश के साथ बैठते हो, तो मेक श्योर कि आप जितने भी आपके बुक में जितने भी पोएट्स के नेम्स हैं, ऑथर्स के नेम्स हैं, उसे आप एक नोटबुक में लिख लें और उसको लर्न कर लें, उसे याद कर लें, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन में पोएट्स और ऑथर्स के नेम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑफ 10 मार्क्स। सो हु इज द पोएट हियर? ही इज वॉल्ट विटमैन। हु इज ही? वॉल्ट विटमैन। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1819 में। 1819 में इनका जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? अमेरिका में। ही इज एन अमेरिकन पोएट। इनका जन्म कहाँ हुआ बच्चों? अमेरिका में हुआ। एंड ही डाइड इन द ईयर 1892। 1892 में इनकी मृत्यु हो गई। Now he was an American poet because he was born in America. He was an American poet. अब कल की क्लास में हमने जॉन डन के बारे में पढ़ा था बच्चों। जॉन डन का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, तो वो ब्रिटिश पोएट थे, इंग्लिश पोएट थे और इनका जन्म अमेरिका में हुआ, इसलिए ये अमेरिकन पोएट थे। ये बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट है। Now he was known as people's poet। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि who is known as और who among these is known as people's poet। So students, people's poet या लोगों का कवि, जिसे हम हिंदी में कहेंगे लोगों का कवि, तो people's poet किनको कहा जाता है? वॉल्ट विटमैन को कहा जाता है। Now he began working as a carpenter। कारपेंटर किसे कहते हैं? बढ़ई को कहते हैं। कारपेंटर किसे कहते हैं? बढ़ई को। अब ये कारपेंटर कौन होता है? जो लकड़ी का कारोबार करता है, लकड़ी के फर्नीचर बनाते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं, उसे हम कारपेंटर कहते हैं इंग्लिश में, और उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? बढ़ई कहते हैं। Now he began working as a carpenter before his 12th birthday। अपने 12वीं जन्मदिन से पहले से ही ये एक कारपेंटर के रूप में काम करते थे। Like when he was 11 years old, he left his school, he left his studies and he started working as a carpenter। उन्होंने कारपेंटर के रूप में काम करना 11 साल की उम्र से ही शुरू कर दी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अपने 12th बर्थडे से पहले से ही, अपने 12वीं जन्मदिन से पहले से ही वो एज अ कारपेंटर काम करने लगे थे। सो यू कैन सी the next point is he also worked, it is not work students, it will be worked, he also worked as a printer, teacher and editor। So students, here you can see he did a number of jobs in his lifetime। वो एक पोएट तो थे ही, एक बहुत ही फेमस पोएट थे, लेकिन वो एक कारपेंटर भी थे। उन्होंने एज अ कारपेंटर भी काम किया, एज अ प्रिंटर भी काम किया, वो प्रिंट करते थे तो एज अ प्रिंटर काम किया, एज अ टीचर उन्होंने काम किया, उन्होंने कुछ समय तक पढ़ाया भी, एंड एज अ
एज एन एडिटर भी काम किया। एडिटर कौन होता है? एक संपादक होता है। तो इन्होंने एज एन एडिटर काम किया, एज अ टीचर, एज अ प्रिंटर और कुछ समय के लिए एज अ कारपेंटर भी इन्होंने काम किया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, ही वर्कड एज अ वॉलंटियर नर्स। अब ये वॉलंटियर नर्स क्या होता है? सो लेट अस रीड दिस होल लाइन फर्स्ट। He worked as a volunteer nurse during the Civil War. Civil War किसे कहते हैं बच्चों? Civil War होता है गृह युद्ध। तो अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था, उस समय में वॉल्ट विटमैन ने एक वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किया। वॉलंटियर किसे कहते हैं? वॉलंटियर कहते हैं अपनी इच्छा से नर्स का काम किया, स्वेच्छा, अपनी स्वेच्छा से उन्होंने एज अ नर्स काम किया, विच मीन्स कि उन्होंने युद्ध में जितने भी लोग घायल हो रहे थे, घायलों की सेवा की, उनका इलाज करने का काम किया अपनी इच्छा से। तो इसलिए कहा गया है ही वर्कड एज अ वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर इन अमेरिका। ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी पॉइंट्स हाईलाइटेड है यहाँ पे बच्चों, ये सब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, his famous works. Now students, Walt Whitman is famous for these two works of his. एक है लीव्स ऑफ ग्रास, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लीव्स ऑफ ग्रास नाम ये जो कलेक्शन ऑफ पोम्स है, ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है, या ये जो ड्रम टैप्स है इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको याद रखना है कि ही वॉज वॉल्ट विटमैन। अभी लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स ये क्या थे? ये है कलेक्शन ऑफ पोम्स, जिसे हम हिंदी में कहेंगे कविताओं की संग्रह। सो कलेक्शन ऑफ पोम्स। सो हिज फेमस वर्क्स आर लीव्स ऑफ ग्रास, जो कब पब्लिश हुआ? 1855 में, और 1866 में, आप यह देख सकते हैं, दिस इज इजी टू रिमेंबर, 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश हुआ और 1866 में ड्रम टैप्स पब्लिश हुआ। और ये दोनों क्या हैं? ये उनके कलेक्शन ऑफ पोम्स हैं, कविताओं का संग्रह है। अब ये लीव्स ऑफ ग्रास जो है उनका फेमस वर्क है, जिसके लिए वो बहुत फेमस थे। ये उनका एक कॉन्ट्रोवर्शियल वर्क भी है, ये काफ़ी विवाद में रहा था उस समय में। नाउ इट इज़ अ लिरिक पोम। अब आपको ये भी याद रखना है बच्चों कि ये एक लिरिक पोम है। लिरिक पोम किसे कहते हैं? तो लिरिक पोम एक सॉन्ग लाइक पोम होता है, एक गीत जैसी कविता होती है, जिसमें पोएट अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं उस पोम के थ्रू, उस कविता के थ्रू। तो ये क्या है? ये एक लिरिक पोम है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अब ये जो हमारी कविता है, ये जो हमारा पोम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे बेस्ड है, भाईचारे पर बेस्ड है, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? बोलने की स्वतंत्रता, इस पर बेस्ड है। इन दो थीम्स पे बेस्ड है हमारा ये पोम, जिसे आप इस पोम के कंप्लीट होने पे यू विल अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ। सो स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको इस पोम के बारे में पता होना चाहिए। एक्चुअली ये एक बहुत ही, आपके बुक में तो ये काफ़ी शॉर्ट है ये पोम, लेकिन ये 52 सेक्शंस में इस पोम को लिखा गया है। इस पोम में कितने सेक्शंस हैं? 52 सेक्शंस है, एंड यू आर रीडिंग वन ऑफ देम। आप उसमें से एक सेक्शन को पढ़ रहे हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये पोम एक लॉन्ग पोम है। नाउ लेट्स मूव टू द पोम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बच्चों, कल के क्लास में आपको मैंने राइम स्कीम पढ़ाया था, कैसे हम किसी भी पोम का राइम स्कीम निकाल सकते हैं। जैसे हमने कल की क्लास में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोम का राइम स्कीम निकाला था, लेकिन इस पोम का कोई राइम स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स में लिखा गया है, इसमें कोई भी राइमिंग वर्ड्स नहीं है, तो ये फ्री वर्स में लिखा गया है। दिस यू शुड अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स बिगिन दिस पोम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। स्वयं का गाना, ये खुद का गाना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि इस पोम में पोएट अपने बारे में कहते हैं, अपने बॉडी, अपने सोल के बारे में कहते हैं, अपने बॉडी को ग्लोरीफाई करते हैं, खुद को ग्लोरीफाई करते हैं, और वो कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। कई बार आपके एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपके पोम का एक लाइन वो दे देंगे क्वेश्चन में, और आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि वो लाइन किस पोम का है। तो मेक श्योर बच्चों कि आप सब आपके बुक में जितने भी पोम्स हैं उन सभी पोम्स को एक दो बार पढ़ लो, सो दैट यू आर एबल टू राइट योर आंसर्स करेक्टली। I celebrate myself and sing myself, and what I assume you shall assume, for every atom belonging to me as good belongs to you.
So let's read these lines first. Let's understand the meaning of these lines first. I celebrate myself. अब celebrate किसे कहते हैं? Celebrate का मतलब होता है मनाना. Like we celebrate festivals, हम सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स को, त्योहारों को. तो यहाँ पोएट कहते हैं कि मैं खुद को मनाता हूँ, मैं स्वयं को मनाता हूँ. जिस तरह से हम किसी त्योहार को मनाते हैं, किसी फेस्टिवल को मनाते हैं, उस तरह से पोएट का कहना है कि मैं खुद ही एंजॉय करता हूँ. आई एंजॉय माई सेल्फ. मैं खुद ही मनाता हूँ, मैं खुश रहता हूँ. आई एंजॉय माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ. और मैं खुद के लिए गाता हूँ, मैं खुद ही गाता हूँ, मैं खुद के लिए गाता हूँ. तो इस लाइन में हम देख सकते हैं कि पोएट अपने बारे में बात कर रहे हैं. वो कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ. मैं खुद ही खुशियाँ मनाता हूँ, मैं आनंद से जीता हूँ, मैं खुशी से जीता हूँ, मैं अपने आप को मनाता हूँ और मैं अपने लिए ही गाता हूँ. आई सिंग फॉर माई सेल्फ. सेकेंड लाइन हमारा है एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम. एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है बच्चों बिलीव. टू बिलीव समथिंग, किसी चीज को मानना, सपोज करना, मानना. अब ये मनाना है. सेलिब्रेट का मतलब होता है किसी चीज को मनाना, और यहाँ पे एज्यूम है. एज्यूम का मतलब होता है किसी चीज को मानना, बिलीव करना. एज्यूम मीन्स टू सपोज. सो वो कहते हैं एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो मैं एज्यूम करता हूँ. यहाँ पे वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि जो मैं एज्यूम करता हूँ, जो मैं मानता हूँ, वो तुम भी मानो. अब वो क्या मानने के लिए कह रहे हैं अपने रीडर्स को? फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू. अब यहाँ पे ये जो यू है, ये उनके रीडर्स के लिए भी हो सकता है, या ये अमेरिकन ऑडियंस, क्योंकि जब उन्होंने ये पोम लिखा था बच्चों, उन्होंने अमेरिकन ऑडियंस के लिए लिखा था. तो यहाँ पे वो अमेरिकन के लिए या उनके रीडर्स के लिए वो यूज कर रहे हैं. फिर वो कहते हैं फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू. वो कहते हैं कि जो मैं एज्यूम करता हूँ, जो मैं मानता हूँ, वो तुम भी मानो. क्यों? क्योंकि हर एक एटम, हर एक कण जो मेरा है, मुझे बिलोंग करता है, वो तुम्हें भी बिलोंग करता है, या वो तुम्हारा भी है. हर एक कण जो मेरा है वो तुम्हारा भी है. क्यों? क्योंकि हम सब एक ही कण से बने हुए हैं, हम सब एक ही सॉइल से बने हुए हैं, एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, एक ही एयर हमें मिला है, एक ही हवा हमें मिली है. तो हम सब एक ही हैं. तो जो कण मुझे बिलोंग करता है, जो एटम, जो कण मुझे बिलोंग करता है, वो तुम्हारा भी है, तुम्हें भी बिलोंग करता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फ्यू लाइन्स. यहाँ वो कहते हैं I loaf and invite my soul. Students, so this line has been repeated. Let me erase it. So I loaf and invite my soul. I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass. My tongue, every atom of my blood, formed from this soil, this air. So students, what do we mean by the word loaf? Loaf किसे कहते हैं? अब यहाँ पे loaf का स्पेलिंग क्या है? LOAFE. तो ये loaf का ओल्ड स्पेलिंग है. ये loaf का क्या है बच्चों? ओल्ड स्पेलिंग है. आपके बुक में दिया हुआ है. ये loaf का ओल्ड स्पेलिंग है. इसका मॉडर्न स्पेलिंग है LOAF. loaf किसे कहते हैं? wandered. loaf का मतलब होता है wandered, which means भटकना या इधर उधर घूमना. भटकना या फिर इधर उधर घूमना. ओके, भटकना. सो व्हाट इज द पोएट से? अच्छा, यहाँ पे इनवाइट है और यहाँ पे एक और वर्ड है सोल. सोल किसे कहते हैं? सोल हम कहते हैं आत्मा को. और इनवाइट का मतलब होता है किसी को आमंत्रित करना, निमंत्रण देना. सो यहाँ पे पोएट कहते हैं दैट आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल. मैं बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ वहाँ भटकता हूँ, विच मीन्स कि मैं यहाँ वहाँ घूमता हूँ, फ्रीली यहाँ वहाँ घूमता हूँ, बड़े ही आराम से यहाँ वहाँ घूमता हूँ, और मैं अपने सोल को भी इनवाइट करता हूँ, विच मीन्स कि मैं अपनी आत्मा को भी आमंत्रित करता हूँ. देन ही सेज आई लीन एंड लोफ एट माई ईज, ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास. नाउ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, स्पीयर. स्पीयर किसे कहते हैं? स्पीयर का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है भाला. भाले को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीयर कहते हैं. अब यहाँ पे स्पीयर किसके लिए यूज किया गया है? ग्रास के लिए यूज किया गया है. तो ग्रास का जो आप कभी ऑब्जर्व करेंगे कि ग्रास का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो नुकीला होता है, वो स्पीयर विच मीन्स भाले की तरह होता है. तो यहाँ पे पोएट देखते हैं इसे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं. वो कहते हैं आई लीन. लीन का मतलब होता है रेस्ट करना, आराम करना, झुकना. तो यहाँ पे हम रेस्ट मीनिंग इसका समझेंगे. आई लीन, मैं आराम करता हूँ, एंड लोफ एट माई ईज,
और बहुत ही आराम से, बहुत ही पीसफुल तरीके से, बहुत ही इजी वे में मैं इधर उधर घूमता हूँ और क्या करता हूँ, एंड ऑब्जर्व अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। और समर सीजन में विच मीन्स गर्मी के महीने में मैं बहुत ही आराम से घास पे लेट के रेस्ट करते हुए समर ग्रास को विच मीन्स घास को, घास के नोक को जो कि स्पीयर की तरह है, जो कि भाले की तरह है, उसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ, उसको मैं ध्यान से देखता हूँ, उसको मैं गौर से देखता हूँ। ऑब्जर्व का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ को, किसी चीज़ का अवलोकन करना। तो अवलोकन करने का मतलब होता है किसी चीज़ को गौर से देखना, ध्यान से देखना। तो पोएट यहाँ कहते हैं कि मैं बड़े ही आराम से घास पे लेट के और बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही आराम से लेट के और घास के स्पीयर का मतलब होता है उसके नुकीले हिस्से को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, गौर से देखता हूँ। नाउ दिस लाइन शोज दैट ही लव्ड नेचर। वो नेचर के ऑब्जर्वर थे, वो नेचर को ऑब्जर्व करते थे। ही लव्ड नेचर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फ्यू लाइन्स। माई टंग। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड टंग? टंग का मतलब होता है जीभ। कुछ बच्चे इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो इसे बच्चों हम टंग कहेंगे। इसको हिंदी में हम कैसे लिखेंगे? दिस इज टंग। सो ही सेज माई टंग, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, दिस एयर। बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लाइन्स हैं ये। माई टंग, वो कहते हैं कि मेरी जीभ, मेरी बोली, मेरी जीभ, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे ब्लड का, ब्लड तो हम सब जानते हैं, ब्लड को हिंदी में हम खून कहते हैं, तो मेरे ब्लड का हर एक कण, हर एक एटम, हर एक कतरा, हर एक बूंद, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल। फॉर्म का मतलब होता है बना होना, निर्माण होना। तो किस चीज से उसका निर्माण किया गया है? इसी सॉइल, इसी मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है, इसी हवा से इसका निर्माण हुआ है। अब कहाँ की मिट्टी और कहाँ के हवा के बारे में बात कर रहे हैं वो अमेरिका के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको इनके इंट्रोडक्शन में बताया था बच्चों कि ये भी एक देशभक्त थे। जैसा हर व्यक्ति होता है अपने अपने देश के लिए पैट्रियोटिज्म की फीलिंग होती है, देशभक्ति की फीलिंग होती है, तो इनमें भी ये फीलिंग थी और इसको में उन्होंने अपने पैट्रियोटिज्म को भी दिखाया है। वो कहते हैं दैट माई टंग, मेरी जीभ, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे ब्लड का, मेरे खून का हर एक बूंद, हर एक कतरा, हर एक कण इसी सॉइल से बना हुआ है, यहीं के सॉइल से बना हुआ है और इसी हवा से बनी हुई है, यहीं की हवा मुझे मिली है। तो जिस सॉइल से, जिस एयर से मेरा शरीर बना हुआ है, मेरा ब्लड बना हुआ है, मेरी बॉडी बनी हुई है, उसी कण से तुम्हारा शरीर भी बना हुआ है। तो इसीलिए हम सब एक हैं। वो कहते हैं कि हम सब एक हैं, ऑल द ह्यूमन बींग्स आर द सेम। हम सब एक हैं और हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। Now let's move to the next few lines. Born here of parents, born here from parents the same, and their parents the same. I, now 37 years old, in perfect health begin, hoping to cease not till death. Now these lines are again very easy. यहाँ पोएट कहते हैं born here of parents, born here from parents the same, एंड देयर पेरेंट्स द सेम। ये बहुत ही ईजी लाइन है। यहाँ पे पोएट अपने बारे में, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के बारे में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है? मेरा जन्म अमेरिका में हुआ है, मेरे पेरेंट्स का जन्म अमेरिका में हुआ था, उनके पेरेंट्स का जन्म भी अमेरिका में हुआ था, विच मीन्स कि मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म भी यही हुआ और उनके पेरेंट्स का जन्म भी यही हुआ। तो वो कहते हैं कि हम पीढ़ियों से यहीं पे रह रहे हैं, हमारा जन्म यही हुआ और हमारी मृत्यु भी यही होगी। वो कहते हैं बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, मेरा जन्म मेरे माता पिता से हुआ, विच मीन्स यही अमेरिका में हुआ। बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, मेरे पेरेंट्स का जन्म उनके माता पिता से हुआ, एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, विच मीन्स कि मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स का जन्म भी उनके पेरेंट्स से यही अमेरिका में हुआ। तो हम सब के खून में, हम सब के ब्लड में अमेरिकन सॉइल या अमेरिकन एयर है। सो दिस इज व्हाट ही वांट्स टू से। तो अगेन ये लाइंस क्या करते हैं? ये उनके पैट्रियोटिज्म को दिखाते हैं, उनके देशभक्ति वाले फीलिंग्स को दिखाते हैं। हाउ मच ही लव्ड हिज कंट्री। इसके प्रीवियस लाइन में हमने क्या देखा? प्रीवियस लाइन में हमने देखा कि वो नेचर के ऑब्जर्वर थे, वो नेचर को ऑब्जर्व करते थे,
ध्यान से देखते थे। और यहाँ इस लाइन में हमने देखा कि वो he loved America like any other citizen, like any other person, he loved his country too. वो भी अपने देश से बहुत प्यार करते थे। Then he says, I now 37 years old. बच्चों ये जो 37 है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि what was the age of the poet when he wrote this poem, या ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपका 37 होगा। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं I now 37 years old in perfect health begin. I now 37 years old. तो जब पोएट ये पोम लिख रहे थे, जब वॉल्ट विटमैन इस कविता को लिख रहे थे, व्हाट वाज हिज एज, वो कितने वर्ष के थे, वो 37 इयर्स के थे। वो कहते हैं कि आज मैं 37 इयर्स का हूँ, मैं 37 साल का हूँ और मैं परफेक्ट हेल्थ में हूँ। हेल्थ का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य। यहाँ हम लिखेंगे स्वस्थ। वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल निरोग हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। आई एम हेल्दी, आई एम फुल ऑफ एनर्जी। वो कहते हैं दैट आई एम 37 years old एंड आई हैव परफेक्ट हेल्थ, आई एम इन परफेक्ट हेल्थ, मैं पूरे हेल्थ में हूँ, आई एम फुल ऑफ एनर्जी एंड आई बिगिन, और मैं शुरू करता हूँ। क्या शुरू करता हूँ, जो भी मैंने शुरू किया है। उन्होंने क्या शुरू किया बच्चों, उन्होंने अपने पहले ही लाइन में कहा कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सिंग फॉर माई सेल्फ, मैं खुद ही एंजॉय करता हूँ, मैं अपने आप को मनाता हूँ, मैं अपने लिए गीत गाता हूँ, हम सब एक है, मैं समर ग्रास को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं यहाँ वहाँ घूमता हूँ, आई इन्वाइट माई सोल, आई टेक रेस्ट। वो कहते हैं कि जो चीज़ें मैंने बिगिन की, जो चीज़ें मैंने शुरू की, वो मैं कंटिन्यू करूँगा, तब तक कंटिन्यू करूँगा जब तक कि मेरी डेथ ना हो जाए। तो वो कहते हैं कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। अब यहाँ पे एक नया वर्ड है आपके लिए, यू हैव अ न्यू वर्ड हियर, सीज। सीज का मतलब होता है इंग्लिश में स्टॉप, और इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, रुकना। तो पोएट यहाँ कहते हैं कि जो चीज़ मैंने शुरू किया है, दैट इज टू सेलिब्रेट माई सेल्फ, टू सिंग फॉर माई सेल्फ, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, मुझे आशा है। होप का मतलब होता है आशा होना। वो कहते हैं कि मुझे आशा है कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मेरी डेथ ना हो जाए। सो आई कीप सेलिब्रेटिंग माई सेल्फ, आई कीप सिंगिंग फॉर माई सेल्फ टिल माई डेथ। अपनी मृत्यु तक मैं अपने आप को मनाता रहूँगा, मैं फुल एनर्जी में गीत गाता रहूँगा। आई कीप सिंगिंग फॉर माई सेल्फ। नाउ स्टूडेंट्स, दीज आर द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ योर पोम। यहाँ पे पोएट कहते हैं, creeds and schools in abeyance, retiring back a while sufficed at what they are, but never forgotten. I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, nature without check with original energy. तो देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे नए वर्ड्स हैं आपके लिए, so we'll go word to word, line by line. So creeds and schools in abeyance. अब creeds किसे कहते हैं, तो बच्चों creeds का मतलब होता है धार्मिक मान्यताएं। धर्म जो हमें कुछ सिखाता है उसको कहा जाता है creeds। तो धार्मिक मान्यताएं, इग्नोर माय राइटिंग। सो धार्मिक मान्यताएं। नेक्स्ट इज स्कूल्स। अब यहाँ पे किस स्कूल के बारे में बात की गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे स्कूल्स का मतलब हो गया सिस्टम ऑफ थॉट्स, विच मीन्स कि सोचने समझने का तरीका। जो फॉर्मल एजुकेशन होता है हमारा, जो चीज़ें हमें स्कूल्स सिखाती हैं, जो हमारा फॉर्मल लर्निंग होता है, जो हमारे सोचने समझने का तरीका होता है, उसी को यहाँ पे स्कूल्स कहा गया है। और क्रीड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। क्रीड का मतलब होता है रिलीजन हमें जो भी सिखाता है, हमारा धर्म हमें जो भी सिखाता है, जो धार्मिक मान्यताएं होती हैं, उसे यहाँ पे क्रीड्स कहा गया है। अब इसी लाइन में एक और नया वर्ड है अबेयंस। अबेयंस किसे कहते हैं, अबेयंस को हम इंग्लिश में कहते हैं विथहोल्ड करना। विथहोल्ड करने का मतलब होता है कुछ समय के लिए किसी चीज को रोक देना। सो थोड़े समय के लिए किसी चीज को रोक देना। थोड़े समय के लिए या कुछ समय के लिए किसी चीज को रोक देना। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं, वॉल्ट विटमैन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे पोएट कहते हैं क्रीड्स और स्कूल्स ने हमें जो भी सिखाया है, जो भी हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो भी हमारे सोचने समझने के तरीके हैं, इन सबको हमें थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। इसे हमें थोड़े समय के लिए विथहोल्ड कर देना चाहिए। रिटायरिंग बैक अ वाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर, वो जो भी हैं वो पर्याप्त हैं,
हमें क्या करना है, हमें अवाइल का मतलब होता है कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए हमें रिटायर बैक यानी रोक लेना चाहिए, अपने आप को रोक देना चाहिए। सो क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेयंस रिटायरिंग बैक अ वाइल सफिस्ट का मतलब होता है बच्चों पर्याप्त होना, टू बी एनफ, टू बी सफिशिएंट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं क्रीड्स एंड स्कूल्स, इसे हम हमेशा के लिए नहीं भुला सकते क्योंकि ये हमेशा हमारे आसपास होती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं, वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि जो भी हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं और जो भी हमारे स्कूल्स हैं, विच मीन सिस्टम ऑफ थॉट है, सोचने विचारने के तरीके हैं, इन्हें हमें कुछ समय के लिए विथहोल्ड कर देना चाहिए, साइड में रख देना चाहिए और हमें थोड़े समय के लिए रुक जाना चाहिए। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये जो क्रीड्स हैं और ये जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स है, ये सिस्टम ऑफ थॉट्स है, ये हमारे सोसाइटी को कभी कभी डिवाइड करने का काम करती है, ह्यूमन बीइंग्स को डिवाइड करने का काम करती है, जिसके वो अगेंस्ट है। देन ही सेज आई हार्बर फॉर गुड और बैड। अब यहाँ पे हार्बर किसे कहा गया है? हार्बर का मतलब होता है बच्चों बिलीव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मानना। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं दैट आई हार्बर फॉर गुड और बैड, विच मीन्स कि मैं गुड में भी विश्वास रखता हूँ, आई बिलीव इन गुड, आई बिलीव इन बैड। मैं सच में भी विश्वास रखता हूँ और झूठ में भी विश्वास रखता हूँ, इन द सेंस कि मैं गुड में भी, अच्छे में भी विश्वास रखता हूँ और बुरे में भी विश्वास रखता हूँ। इसका अर्थ होता है कि जो चीज़ सही है उसको मैं सही कहता हूँ और जो चीज़ गलत है उसे मैं गलत कहता हूँ। देन ही सेज आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड। अब यहाँ पे हैजार्ड का मतलब होता है डेंजर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खतरा। एक और वर्ड है यहाँ पे परमिट। परमिट का मतलब क्या होता है? अलाउ, किसी को अनुमति देना। हिंदी में हम कहते हैं जब आप क्लास में एंटर करते हो तब आप परमिशन लेते हो अपने टीचर से, तो इसी को यहाँ पे परमिट कहा गया है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुमति। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड। मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ, मैं अपने आप को अनुमति देता हूँ कि किसी भी खतरे, जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उस पर मैं स्वतंत्र रूप से बोल सकूं। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, जब भी कोई हैजार्ड आता है, जब भी कोई डेंजर होता है, तो मैं खुल के अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करता हूँ। मैं अपने आप को, या मैंने अपने आप को अनुमति दिया हुआ है, मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ हर हैजार्ड, हर प्रॉब्लम पे खुल के बोलने का। अब हमारा नेक्स्ट लाइन है जो कि आपके पोम का लास्ट लाइन है, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। नेचर, अब नेचर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? नेचर को हम कहते हैं प्रकृति। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जिस तरह से प्रकृति, जिस तरह से नेचर विदाउट चेक मतलब होता है बच्चों बिना रुके। क्या नेचर कभी रुकती है? क्या नेचर या प्रकृति कभी रुकती है? बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे। तो नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, जिस तरह से नेचर बिना रुके अपने फुल एनर्जी में हमेशा काम करती है, उसी तरह से मैं भी नेचर की तरह विदाउट एनी चेक, बिना रुके अपने फुल एनर्जी के साथ अपना काम करना चाहता हूँ। अब वो क्या करना चाहते हैं, तो इस पूरे पोम में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। लेट अस गो टू द फर्स्ट लाइन और द फर्स्ट लाइन ऑफ योर पोम वंस अगेन। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से नेचर हमेशा अपना काम करता है विदाउट स्टॉपिंग, उसी तरह से मैं भी विदाउट एनी चेक अपने पूरे एनर्जी के साथ, अपने पूरे पोटेंशियल के साथ हमेशा नेचर की तरह काम करते रहना चाहता हूँ। आई विल कीप सेलिब्रेटिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को सेलिब्रेट करता हूँ, मैं अपने आप को मनाता हूँ, मैं अपने लिए गाता हूँ। मुझे किसी और, आई डू नॉट रिक्वायर एनी अदर पर्सन टू स्टे हैप्पी, मुझे हंसने के लिए और अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए या गाने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। जो मैं एज्यूम करता हूँ वो तुम भी एज्यूम करो। ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सब, उनका मानना है कि हम सब एक ही प्रकार के कणों से बने हुए हैं, एक ही प्रकार के तत्वों से बने हुए हैं। हम सब का शरीर एक समान चीज़ों से बना हुआ है। तो जो कण मुझे बिलोंग करता है वो कण तुम्हें भी बिलोंग करता है। फिर वो कहते हैं कि मैं बहुत ही फ्रीली इधर उधर घूमता हूँ और नेचर को ऑब्जर्व करता हूँ, नेचर को एंजॉय करता हूँ। समर सीजन में, गर्मी में या गर्मी के समय मैं नुकीले घास को ऑब्जर्व करता हूँ, ध्यान से उसे देखता हूँ और
नेक्स्ट ये सेज कि मेरा टंग, मेरा ब्लड जितने एटम से बना हुआ है, या जिस एटम से बना हुआ है, जिस सॉइल से बना हुआ है, जिस एयर से बना हुआ है, उसी एयर, उसी सॉइल से, उसी एटम से तुम्हारी बॉडी भी बनी हुई है। वो बाकी लोगों के बारे में बता रहे हैं। सो ही सेज दैट आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू पीपल, मैं तुम लोगों से अलग नहीं हूँ, ऐसा पोएट कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसी देश में जन्मे हैं और यहीं पे मेरे पूर्वजों की मृत्यु हुई है, मेरी भी डेथ यही होगी, मेरे पेरेंट्स की, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की, सबका जन्म यही हुआ और सबकी मृत्यु भी यही हुई। सो वी आर अमेरिकन्स, अमेरिकन्स इन द सेंस वी हैव अमेरिकन ब्लड। नेक्स्ट इज, फिर वो कहते हैं आई एम 37 ईयर्स ओल्ड, मैं 37 साल का हूँ और पूरी तरह से फिट हूँ, एंड मैं इसी तरह से फुल एनर्जी में रहूँगा टिल माई डेथ, अपने डेथ तक। फिर वो कहते हैं कि हमें अपने स्कूल्स ऑफ थॉट्स, अपने रिलीजन रिलेटेड थॉट्स को, जो कि सोसाइटी को डिवाइड करने का काम करते हैं कभी कभी, इन्हें थोड़ी देर के लिए साइड रख देना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि मैं अच्छे और बुरे दोनों ही चीज़ों में विश्वास रखता हूँ, जो चीज़ें सही हैं उनको सही कहता हूँ, जो चीज़ें गलत हैं उन्हें मैं गलत कहता हूँ। और जब भी कोई हज़ार्ड आता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, जब भी कोई डेंजर होता है या कुछ डेंजरस होता है, तो मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ, मैंने अपने आप को ये पूरी अनुमति दी है, मुझ में ये शक्ति है कि मैं अपने व्यू को, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकूँ, खुल के अपनी बात रख सकूँ, स्वतंत्र रूप से रख सकूँ। एंड नेचर विदाउट चेक, और जिस तरह से नेचर अपने पूरे फ्लो में काम करती है, मैं भी अपने पूरे फ्लो में काम करता रहूँ टिल माई डेथ। तो बच्चों, ये हमारा पोम था। अब आप समझ गए होंगे कि इस पोम में पोएट ने पैट्रियोटिज्म के फीलिंग को भी एक्सप्रेस किया है, उन्होंने अपने आप को भी ग्लोरीफाई किया है, और उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में भी बात की है, भाईचारे को एनकरेज किया है। अब हम आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ हु कंपोज्ड द पोम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यहाँ पे कंपोज्ड वर्ड के बदले बच्चों आपके एग्जामिनेशन में रोट भी हो सकता है, हु हैज़ रिटन भी हो सकता है, तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। जॉन डन ने कौन सा पोम लिखा है? जॉन डन ने लिखा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बाकी कमला दास का पोम हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। हम थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर लेते हैं। जॉन डन, क्योंकि हमारी क्लास करी हुई थी, तो जॉन डन और वॉल्ट विटमैन के वर्क्स में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा है? जॉन डन ने लिखा है। तो जॉन डन एंड वॉल्ट विटमैन, ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो विल जस्ट गो फॉर अ शॉर्ट कंपैरिजन हियर। ये क्या थे बच्चों? ये एक ब्रिटिश पोएट थे। ब्रिटिश पोएट आप कहिए, या फिर इन्हें आप इंग्लिश पोएट भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लंदन नाम के शहर में हुआ था। तो ये एक ब्रिटिश पोएट हैं। और वॉल्ट विटमैन क्या है? ये एक अमेरिकन पोएट है। ये क्या है? अमेरिकन पोएट। अब कल के क्लास में मैंने आपको बताया था जॉन डन को क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। जॉन डन को क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल पोएट, या फिर इन्हें लव पोएट के नाम से भी जाना जाता है। और वॉल्ट विटमैन को किस नाम से जाना जाता है? पीपल्स पोएट। इन्हें हम क्या कहते हैं? पीपल्स पोएट कहते हैं, लोगों के कवि। उसके बाद एक और पॉइंट है, ये जो जॉन डन का पोम था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये एक लव सॉन्ग था। ये क्या था? एक लव सॉन्ग था। जबकि वॉल्ट विटमैन ने जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है, ये क्या है? ये एक लिरिक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। नाउ सेकंड हमारा क्वेश्चन है, द पोएट वॉल्ट विटमैन सिंग्स फॉर। वॉल्ट विटमैन किसके लिए गाते हैं? तो क्या वो पब्लिक के लिए गाते हैं या अपने बिलवेड के लिए गा रहे हैं? नहीं, वो अपने लिए गा रहे हैं। सो ही सिंग्स फॉर हिमसेल्फ। नेक्स्ट इज वॉल्ट विटमैन वॉज बॉर्न इन, उनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1819 में। दिस इज इजी टू रिमेंबर, 18 के बाद 19 आता है, तो 1819 में इनका जन्म हुआ था। बोथ दीज ऑप्शंस आर द सेम बच्चों। सो 1819 में इनका जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन सेज दैट ही इज डैश ईयर्स ओल्ड एंड ही इज हेल्दी। तो वॉल्ट विटमैन क्या कहते हैं? उनकी क्या एज है, क्या उम्र है? तो मैंने आपको अभी बताया, ही सेज दैट ही इज 37 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज इन परफेक्ट हेल्थ। वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और वो 37 ईयर्स के हैं। नेक्स्ट है, वॉल्ट विटमैन वर्कड एज अ। तो वॉल्ट विटमैन ने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे जॉब्स किए, बहुत सारे काम किए हैं। तो वॉल्ट विटमैन ने किस रूप में काम किया, या कौन कौन से काम किए उन्होंने? तो उन्होंने एज अ कारपेंटर भी काम किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो जब वो
11 ईयर्स के थे, यानी 12th बर्थडे से पहले से ही वो एज अ कारपेंटर काम कर रहे थे। उन्होंने प्रिंटर का भी काम किया, उन्होंने कुछ समय के लिए एज अ टीचर भी काम किया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दी ओपनिंग लाइन। ओपनिंग लाइन का मतलब होता है फर्स्ट लाइन। ओपनिंग लाइन किसे कहते हैं? फर्स्ट लाइन, पोम के फर्स्ट लाइन को कहते हैं। दी ओपनिंग लाइन ऑफ द पोम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का फर्स्ट लाइन क्या है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को मनाता हूँ, आई एंजॉय माई सेल्फ। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लीव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री और कलेक्शन ऑफ पोम्स रिटन बाय। तो लीव्स ऑफ ग्रास को किसने लिखा है? तो लीव्स ऑफ ग्रास बच्चों 1855 में पब्लिश हुआ था और इसे लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द पोएट ऑब्जर्व इन समर। तो समर में वो किस चीज पे गौर करते हैं, किस चीज पे ध्यान से देखते हैं, किसको ध्यान से देखते हैं? तो स्पीयर ऑफ ग्रास को, वो सन या मून या नेल्स, ये आपके ऑप्शंस गलत हैं। स्पीयर ऑफ ग्रास, वो ग्रास, घास के नुकीले हिस्से को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु इज द स्पीकर इन द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है? तो बच्चों यहाँ पे पोएट खुद स्पीकर हैं, वॉल्ट विटमैन खुद स्पीकर है इस पोम में, वो अपने बारे में बात कर रहे हैं। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ। पोएट अपने लिए क्या करते हैं? तो ही सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, वो अपने लिए गाते हैं। वॉल्ट विटमैन वर्कड एज अ वॉलंटियर नर्स। तो वॉल्ट विटमैन ने किस वॉर में पार्टिसिपेट किया था? पार्टिसिपेट इन द सेंस कि उन्होंने वॉलंटियर नर्स के रूप में किस वॉर में काम किया था? अमेरिकन सिविल वॉर में। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ माई टंग। तो ये लाइन बच्चों किस पोम से ली गई है? इसे हमने अभी डिस्कस किया, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। तो ये लाइन किससे ली गई है? ये लाइन भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ही लिया गया है। ड्रम टैप्स इज रिटन बाय। तो लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स, ये दोनों ही कलेक्शन ऑफ पोम्स हैं जिसे वॉल्ट विटमैन ने कंपोज किया है। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? ये एक लिरिक है जिसे हमने अभी डिस्कस किया, ये एक लिरिक है, ये एक सॉन्ग लाइक पोम है। नेक्स्ट है वॉल्ट विटमैन वॉज। तो क्या ये इंडियन थे, ब्रिटिश थे या अमेरिकन थे? तो ये एक अमेरिकन पोएट थे, ही वॉज एन अमेरिकन। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एवरीवन।